खबर है मैं खुशामदीद में हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन रन डाउन और फिर हमारे साथ वेटरन पॉलिटिशियन जनाब इजाज़ुल हक साहब होंगे, उनसे कुछ अंदर की कहानियाँ पूछने की कोशिश करेंगे। मगर पहले रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, तहरीक इंसाफ ने क्या शदीद एहतजाज करने का फैसला किया और ये क्यों ये एक दिया जा रहा है तासुर कि जो हार्ड लाइनर आगे आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात ख़त्म। वो तो खैर लगता है पहले दिन से ही डूम्ड थे, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। मगर साथ साथ खबरें आती हैं कि कुछ बातचीत जारी भी रहती है। सोलर से 22 रुपये का यूनिट भी क्यों महंगा लग रहा है और क्यों कहा है हमारे वज़ीर तवानाई ने कि जी हम 1 अरब 20 करोड़ का बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहते। तो पहले ही बहुत बोझ अवाम पर, यह क्या सिलसिला है। अमेरिका में टिकटॉक के बाद डीप सीख पर भी कौमी सलामती के हवाले से बात हो रही है। इस पर खास तौर पर बात करेंगे कि जॉब्स के साथ क्या होने जा रहा है। 30 तक जो खबर आई है डिवोर्स से, और ट्रंप फ़लस्तीनियों से गज़ा की पट्टी खाली करवाने की बात कर रहे हैं। और हेयर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत हो या अपोजिशन, वी आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर टू अपीज द जेंटलमैन इन द वाइट हाउस। वो ये क्या कहानी है। जनाब इजाज़ुल हक साहब सीनियर सियासतदान आते हैं, बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब आपने हमें वक्त दिया। इजाज़ुल हक साहब, ये तो पहले दिन से ही जो मुज़ाकरात हैं, अब सीधी सी बात है मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब है हुकूमत की रुखसती, तो वो ये सब कुछ क्यों करेंगे। मगर ये स्टेल मेट तो बन गया है। क्या खबर है आपके पास, ये जो बैकडोर राब्तों के हवाले से बाद सीनियर सियासतदान ये कह रहे हैं कि बातचीत कहीं ना कहीं चल रही है, तो डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इजाज़ुल हक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काई साहब। मैं बेसिकली बाय बर्थ ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मैं ये कभी नहीं कहता कि देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एंड पिछले बहुत से अदवार अगर हम देखें तो बहुत सी मरतबा हमने देख लिया कि जी ये कह दिया कि जी देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट आफ्टर 5 years 6 years 8 years द लाइट केम बैक इन टू द टनल। तो इसलिए पहली बात तो ये कि मैं हमेशा से समझता था कि मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। और अगर बैठने के लिए राज़ी हो गए हैं, जो कि पहले बात करने के लिए तैयार नहीं थे, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर कमेटी बना दी और इनिशिएटिव ले लिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद फिर स्पीकर से कहा और स्पीकर ने बड़ी कोशिश की और हुकूमत को भी मजबूर होकर फिर कमेटी बनानी पड़ी। और कमेटी के अंदर का माहौल तो आपको पता होगा कि इतना खुशगवार माहौल था कि मैं समझ रहा था कि मसला ही कोई नहीं है, इस मसले से सारे मसाइल जो है उसका हल निकल आएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि दोनों इतराफ़ मैं ये कह रहा हूँ कि अब अख्तियारात इतने और खौफ इतना जो है ना वो था कि जी कहीं हम कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकाल दें जो कि हमारी लीडरशिप को बुरा ना लग जाए। तो मतलब कि अगर कहा है कि जी 7 दिन में और उसको हमने कन्वर्ट करना है 7 वर्किंग डेज़ में, तो कहा नहीं जी नहीं हमें तो ये हुक्म मिला है जी 7 दिन ही होंगे, और बड़ी मुश्किल से राज़ी किया जी कि 7 वर्किंग डेज़ पे आ जाएं। फिर उसके बाद आपने हुकूमत के कोर्ट में जो बॉल फेंक दिया था, तो हुकूमत बिल्कुल डी में जाके डिफेंसिव पे खड़ी हुई थी, और आप जनाब वो बॉल उठा के अपने कोर्ट में भी ले गए और फील्ड से भी बाहर चले गए। यानी 3 दिन पहले आपने मुज़ाकरात ना करने का अंदिया देकर आपने हुकूमत को बरी कर दिया। मैं ये आपको मतलब बिल्कुल साफ अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ। इजाज़ुल हक साहब, आपने फरमाया था कि दोनों तरफ से कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात को ख़राब करना चाहते हैं, क्या उन्हीं लोगों की वजह से मुज़ाकरात टूटे हैं? देखिए, इसका तो इतराफ़ आपने देख लिया कि एक तरफ से तो हुकूमत की तरफ से तो कुछ अरकान जो सीनियर अरकान हैं उन्होंने मतलब ओपन टीवी पे आके उन्होंने कह दिया जी कि ये मुज़ाकरात नहीं ठीक और ये हो गया और वो हो गया। और दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि हमने इतनी सख्त ज़ुबान जो इस्तेमाल की है इस ख़त के अंदर, अपना नैरेटिव जो दिया है वो हमने कुछ उन लोगों को बताने के लिए दिया कि देखो जी हम तो बड़ी मजबूती के साथ बात कर रहे हैं जो कि नहीं चाह रहे कि हम मुज़ाकरात करें। और इसका इतराफ़ किया उन्होंने कि कुछ वकला भी जो बानी PTI को मिलने आए उसके अंदर मेजॉरिटी जो थी वो कह रही थी कि आप क्यों इन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठ रहे थे आगे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि वो वहाँ अगर बैठ रहे थे। तो दोनों इतराफ़ से मतलब वो बीच में स्पैनर जो फेंकने की कोशिश की गई वो जो, और उसके बावजूद अंदर माहौल बहुत अच्छा था, बड़े पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही थी। और फिर एकदम से उन्होंने कहा जी कि
जुमेरात वाले दिन, जिस दिन की हमारी फाइनल मीटिंग होनी थी सब कमेटी की, उस दिन उन्होंने कहा जी कि बस खत्म। लेकिन सर आप पुरुम्मीद हैं, अगर मंगल तक वेट कर लेते थे, अभी भी शायद आप पुरुम्मीद हैं, लेकिन कैसे हो सकता है कि बानी पीटीआई का जो ट्विटर है वो तो आग उगलता है और उससे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, आप तो जानते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो सब कुछ होता है, और ये भी सामने आ रहा है कि हम केपीके के रास्ते बंद कर देंगे और केपीके को बंद कर देंगे। इतनी हार्ड लाइन लेने के बाद या अभी जो बातें आ रही हैं, तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं नज़र आ रहे, ना बैकडोर ना जो है वो हुकूमत के साथ। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई इतनी बात नहीं की। ट्विटर का जो हैंडल है वो किसके पास है, आप मुझे बताएं, कौन चला रहा है उसको, कहाँ से चल रहा है, कौन उनको अहकामात दे रहा है। मतलब कि आप इसी वजह से ये मुज़ाकरात में जो पहले तातुल आया था दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग के दरमियान, वो इसी वजह से आया था कि एक तरफ आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदर बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आप बुरा भला कह रहे हैं और मतलब वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की भी शायद ज़रूरत ना हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की। और फिर एक मीटिंग होती है जिसको आप बड़ा खुशाइंद कहते हैं, जिसको मैं भी समझा कि बड़ी खुशाइंद है कि ये अच्छा कोई और भी राब्ते जो है वो खुले हैं, लेकिन आप 2 दिन के बाद जो है आपने वो हशर कर दिया कि मतलब सबका दिल ही तोड़ दिया आपने। तो उसके बाद फिर जुमेरात वाले दिन मुझे समझ नहीं आया। लेकिन सर एक तरफ देखें ना, एक तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू की जाती है और पाकिस्तानियों को बार बार कहा जाता है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, कि वो तरसीलात ना भेजें। तो ऐसे हालात में ना तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, ऐसे हालात में ना तो बेहतर हालात हो सकते हैं, तो फिर किस तरफ मामला जा रहा है? क्या आप आने वाले दिनों में कोई ऐसा देख रहे हैं कि जो पहले हालात थे उसी तरह के हालात देख रहे हैं? नहीं, मैं बड़ा श्योर हूँ कि दे विल कम अराउंड, क्योंकि सिविल नाफरमानी जो कह दिया उन्होंने, तरसीलात ना पैसे ना भेजें, ये ना वो ना कामयाब नहीं हुए। अब वो एक हद तक आप आगे जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। आप अब बिजली के बिल देने से लोगों को मना नहीं कर सकते, टैक्स देने से लोगों को मना नहीं कर सकते। इजाज़ साहब, मेरा एक सवाल और, देखें ठीक है हम भी बिल्कुल आपकी तरफ पॉजिटिव हैं और चाहते हैं कि ये स्टेलमेट टूटे, लेकिन आप अगर सारी डेवलपमेंट देखें, द वे पीटीआई वाज ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट, जिस नहज पर ये मामलात ले गए, महरमात तक तो ये जो है उठा के छलांगे मार के अंदर जा रहे हैं। अब आप क्या किसी तरफ से भी तो सीबीएम से नज़र नहीं आती? और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि ये तो पॉलिटिकल खुदकुशी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 24 करोड़ बच्चा जानता है कि माशाल्लाह किस शफाफ इंतखाबात के नतीजे में ये ऊपर हमारे हुक्मरान आके बैठे हैं। एक भी फाइल खुल गई तो हुजूर इनका तो करिया कर्म हो जाएगा। वाई दे वुड लाइक दीज टॉक्स टू बी सक्सेसफुल? जनाब इजाज़ उल हक साहब। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें 88 से लेकर आप सारी फाइलें खोलें, कोई भी अगर आपको साफ और शफाफ फाइल मिल गई ना, तो आप मुझे कहना कि जी इस्तीफ़ा लिखकर मुझे दे दो और घर चले जाओ। ये तो मतलब एक आपका मतलब आप देखते आ रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ये कोई पर्टिकुलरली इस इलेक्शन में नहीं हुआ। हाँ, इस इलेक्शन में ज़रा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। तो यही RTS जब बैठ गया था तो 2018 में भी यही हुआ, 2008 हो गया, 2002 हो गया, उससे पीछे 88 में चले जाएं आप, 88 के इलेक्शन देख लें, उसके बाद क्या हुआ था, क्यों नहीं हुकूमत बनने दे रहे थे, वगैरह वगैरह। इसको छोड़ दें आप। लेकिन देखें जो हुआ, अगर हम उसी को लकीर को पीटते रहेंगे तो कभी भी हल नहीं निकलेगा। जो हो गया वो हो गया। अब अगर बेहतरी आ रही है तो उस बेहतरी को आगे लेकर हमने चलना है। यही बात हुई थी, आप देखें 2000 और 2002 के दरमियान जब कुलसूम नवाज बेगम साहिबा जब एहतजाज कर रही थी, वो वक्त भी आपने देखा होगा कि जब उनकी गाड़ी को क्रेन से उठा के लटका दिया था हवा में, तो हम ये समझ रहे थे कि अब बातचीत आगे नहीं चलेगी। जब नवाज शरीफ जब बाहर चले गए मुल्क छोड़ के, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ही मुज़ाकरात करेगी, हुकूमती इत्तेहाद ही मुज़ाकरात करेगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी। यानी कि उनका कहने का मकसद यह है कि आर्मी चीफ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरा ये बताइएगा कि क्या हुकूमत के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ बार बार मुज़ाकरात के लिए बात करती है बाकी पार्टियों से। कल मौलाना फजलुर रहमान से भी बात हुई, उनको कोई उम्मीद है कहीं तरफ से कि शायद मुज़ाकरात तोड़ के हम किसी और तरफ से जो है बातचीत कर लेंगे? देखिए ये बात आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हुकूमत की कमज़ोरी है
कि वो PTI जो है वो दूसरी जमातों के साथ राब्ते कर रही है और हुकूमत अपनी ही जो जमातें उनके साथ हैं उनको साथ लेकर नहीं चल सक रही। देखें ना, अभी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी या एग्जेक्टिव कमेटी जो पीपल्स पार्टी है उसका जो एलानिया है, आपने पढ़ा होगा, वो सुना होगा कि क्या बातें उन्होंने की हैं। फिर उसके बाद MQM के अपने एतराज़ात हैं। तो और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो मैं इनको बता सकता हूँ, मैं मतलब कि इनके अपना काम है कि उसको तलाश करें कि जो कि PTI के मिलने से पहले जो थोड़ी बहुत नाराज़ थी और इस दफ़ा वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनके साथ बहुत सी पब्लिक है, उनको ये साथ लेकर चल नहीं सक रहे। तो लाज़मी बात है जब PTI और ऑपोजिशन कोशिश करेगी तो वो थोड़े थोड़े लोग उनके साथ मिलने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन देखें, एजिटेशन करना उनका हक है, वो एजिटेशन करें, लेकिन बात यह है कि एजिटेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लेकिन सर मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है, क्या खबर है सर, क्या एस्टेब्लिशमेंट बातचीत करेगी या एस्टेब्लिशमेंट ने दरवाजे बंद कर दिए? नहीं, तो जो वहाँ मुलाकात हुई थी पेशावर में, उसके बाद कितने शादियाने बजाए गए थे, मुझे बताएं आप। कितनी बातें की गई थी, कितनी खुशाइंद कहा गया था उसको। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, और ये मैं मतलब बड़ा ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते दरवाजे बंद नहीं होते। PTI के चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जो है ना, हर किसी का किसी न किसी लेवल पर राब्ता ज़रूर रहता है, कोई काम के लिए, कोई बातचीत के लिए, कोई दीगर मामलात के लिए। एक देखें, आप यानी सारा गर्म सर्द आपने भी देखा कब से आप सियासत की दश्त में हैं। बात यह है कि जब ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हमारे साथ ही बात होगी, किसको नहीं पता एजाज उल हक साहब, ये तो खुद रियासती वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। मतलब ये अब देखें ना, इख्तियार तो उधर होता है जहाँ ताकत हो या मैंडेट हो, तो ना इनके पास ताकत है ना मैंडेट है। इवन पीपल्स पार्टी मैंडेट विदड्रॉ कर ले तो ये ऊंधे जा पड़ेंगे इस मौजूदा स्ट्रक्चर में भी। तो क्यों इतने एतमाद से कहते हैं जी बात तो हमारे साथ ही होगी, मगर आप बता रहे हैं कि राब्ते कभी बंद नहीं होते, तो फिर राब्ते असल तो वही हैं एजाज साहब। देखें, राब्ते जहाँ भी होंगे बातचीत यहाँ से होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पसे पर्दा जो भी बात हो, पर्दे से बाहर जो है वो बात यहीं पर होगी, जो उसका हतमी नतीजा निकलेगा वो यहीं से निकलेगा बातचीत के जरिए। क्योंकि देखें काजी साहब, ये और ऐसा ये जमहूरियत है, इस वक्त जिस किस्म की भी जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत कह लेते हैं इसको, लेकिन जब पसे पर्दा बातें हो रही थी ना, वो हो रही थी मार्शल लॉ के दौरान, वो जमहूरियत के द्वार में नहीं होती। हाँ, इस वक्त जो है एक कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ होती है, कभी दो चीज़ें नहीं होती। अगर दो होंगी तो फिर हुकूमत आराम से गिर जाएगी। तो जब वो एक है तो जो बातचीत हो रही है, आपने खबर दी कि मुज़ाकरात और बातचीत हो रही होती है और दरवाजे बंद नहीं होते, और ऐसा है क्योंकि दरवाजे बंद नहीं हैं। लेकिन क्या 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, KPK बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, लाहौर में भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, क्या उससे पहले कोई बातचीत से रास्ता निकलेगा या एहतजाज ही होगा? देखिए, मैं मशवरा ही दे सकता हूँ ना, आपके ज़रिए मशवरा दे रहा हूँ कि पहले इनको कहा गया, मैंने ख़ुद कहा ज़ाती तौर पे खान साहब के साथ बैठकर कि अगर असम्बली तोड़नी है तो 110% श्योर हो कि आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। अगर 1% भी चांस है कि PDM का दाव लग जाएगा, असम्बली ना तोड़ना, वरना जितने आपके बैठ के मशवरा दे रहे हैं ना, ये सब जेल में होंगे। वो गलती की, नेशनल असम्बली तोड़कर गलती की। अब इनके पास जो रह गया है, जो इनको सहारा दे रहा है, जो इनको इनकी मार्चों में लोग लेकर आ रहा है, जो इनकी एक प्रोटेक्शन है, वो है सरहद की हुकूमत। और इनको चाहिए कि सूबा KPK कह लेते हैं, सूबा सरहद हम हमारी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है क्योंकि हम पुराने ज़माने के लोग हैं। जी। तो अगर इन्होंने उधर से कुछ ज़्यादती करने की कोशिश की और वहाँ पर कोई गवर्नर्स रूल लग गया या हुकूमत ख़त्म हो गई, तो फिर इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो इनके समझदार लोग हैं, जो अंदर बैठे हुए थे मुज़ाकरात के लिए, इख्तियार उनके पास भी इतना नहीं था। एजाज उल हक साहब, वो सब के सब चाह रहे थे कि बातचीत के जरिए मामला हल करें। बड़ी आपने अच्छी बात की, मुनासिब के इस रास्ता कोई नस्ता निकले, सब यही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, आप वक्त दिया और हमें गाइड किया। एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक स्टेलमेट तो है, अब इससे रास्ता आगे तो बढ़ेगा, कहानी तारीख की रुकती नहीं है।
तकलीफ दे अंदाज में आगे रास्ता खुले या हम आराम से रास्ता खोल लें, ये हम पर ही डिपेंड करता है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं, बड़ी अहम इश्यूज़ हैं। सोलर पे बात करेंगे, टिकटॉक पे बात करेंगे, डीप सीक पे बात करेंगे और फ़लस्तीनियों पे तो यकीनन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ स्कॉलर जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये हमने एक अरसा पहले मैंने एक कैम्ब्रिज की रिपोर्ट देखी थी, तब सिर्फ हमने AI के अभी हिज्जे ही कर रहे थे कि AI क्या होती है, तो उन्होंने कहा था कि 45% ऑफ जॉब्स जो हैं या रिडंडेंट हो जाएंगी या एलिमिनेट हो जाएंगी। आज ये डिवोर्स में एक रिपोर्ट आई है फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 के नाम से। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहा जा रहा है कि AI की वजह से बहुत सी जॉब्स या तो ख़त्म हो जाएंगी, ये डाटा एंट्री और ये वगैरह, और दूसरा ये कि या अगर आप अपस्किल नहीं करते तो 39% जो जॉब्स हैं वो अब आपको कितने इक्विप्ड हैं हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा निज़ाम तालीम क्या इतना इज इट इक्वल टू द ओकेजन? जनाब तैमूर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 85 मिलियन जॉब्स 2025 के आखिर तक ख़त्म हो जाएंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके साथ साथ CNN की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 41% कंपनियां जो वहाँ पे हैं, अमेरिका के अंदर हैं, उनका ये कहना है कि AI के हवाले से हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट कम कर दें, हम लोगों को गोल्डन हैंडशेक दें और उसकी जगह AI को इस्तेमाल कर लें। तो इसकी सूरत हाल में मेरा ख्याल है आपको शक नहीं रह जाना चाहिए कि वो जॉब्स जो कि अमेरिका और यूरोप के अंदर हैं, जहाँ पे ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स पर बैठ के किया जाता है, तो उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत AI टेकअप कर लेगी और वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक नुकसान होगा। ऐसी नौकरियाँ पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर वैसे ही कम होती हैं, क्योंकि हम या एग्रीकल्चरल इकॉनमी है या सर्विसेज सेक्टर हमारा काफ़ी बड़ा है, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास, मगर वो नौकरियां जो कि हम कंप्यूटर्स पे करते हैं वो ना होने के बराबर ही हैं, बहुत कम है। इंडिया में थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, एक और सवाल फिर आपसे मियां साहब सवाल करेंगे। एक और बड़ी अहम बात आज मैंने एक आर्टिकल गार्डियन में देखा, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने किया क्या है डीप सीक ने। उन्होंने कहा जी ये हमने कोई प्रॉफिट के लिए नहीं किया, हमने इकोसिस्टम जो है उसको डेवलप करने के लिए किया है। एक तो ये बात, और साथ ही ट्रेड वार एकदम से माजी में चली गई और अब AI की वार चल रही है, पाबंदी लगा रहा है अमेरिका अपने नेवल सिस्टम, और ये अब ये क्या एक नई जंग शुरू हो रही है इन दो बड़ी ताकतों के माबैन, एक जो ज़ाहिर लागोर होती हुई ताकत और एक इमर्ज करती हुई ताकत? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये तो कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब न्यूक्लियर रेस चल रही थी, फिर उसके बाद स्पेस रेस चल रही थी। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी का फ्रंटियर है वो है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और चिप की डेवलपमेंट है, इंटरनेट चिप वगैरह की डेवलपमेंट। और इसमें अमेरिका का ये ख्याल था कि उनके पास बहुत बड़ी एक मोनोपोली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। चिप्स तो खैर बहुत सारी ताइवान में बनती थी, मगर उनका ये बहरहाल ख्याल था कि इसमें हमारे पास मोनोपोली है। और चाइना के ऊपर उन्होंने कई किस्म की पाबंदियाँ लगा दी, टैरिफ्स वगैरह लगा दिए। ख़ासतौर पर ट्रंप का यही था, इकोनॉमिक नेशनलिज्म उसका एजेंडा था कि हम इनको AI में महारत हासिल करने नहीं देंगे। मगर हैरान कुन बात है कि डीप सीक का ये दावा है कि उन्होंने जो AI डेवलप किया वो $6 मिलियन के अंदर डेवलप कर लिया, यानी एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट डेवलप कर लिया। वो सब कुछ वो कर सकता है जो चैट GPT करता है, और पावर भी वो कम इस्तेमाल करता है, और मतलब कौड़ियों के दाम उन्होंने बना लिया है सर्टेन सेंस। लेकिन डॉक्टर साहब, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी वार जो है वो शुरू हो चुकी है, और चीन ने डीप सीक के बाद आज एक और ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है, और जो डीप सीक है वो उसमें 6 मिलियन में बनती है, और जो अमेरिकन जो बाकी जो यूरोपियन जो ऐप्स हैं वो बिलियंस डॉलर्स में बनती हैं। इस तरफ देखा जाए तो हवावे जो है वो एप्पल का मुकाबला कर रहा है, और उनके जो शेयर्स हैं वो अवामी शेयर्स जो है वो बना दिए जाते हैं। तो क्या आप नजर आ रहा है आपको कि आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले जो दिन है या आइंदा आने वाले जो साल हैं उसमें चीन लीड करता हुआ नजर आ रहा है इस वार में, जो टेक्नोलॉजी की वार है? ऐसे ही है जी। देखें मेरा ओपिनियन तो मैटर नहीं करता, मैटर तो करता है स्टॉक मार्केट का ओपिनियन। स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं कि NVIDIA का शेयर 600 बिलियन से गिरा है, और दूसरे शेयर्स भी गिरे हैं। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। जैसे ही डीप सीक जो है वो लॉन्च हुआ है तो पूरी टेक मार्केट के अंदर एक तूफान आ गया,
और इससे यही साबित हो रहा है कि वो एप्लीकेशन ना सिर्फ कामयाब है बल्कि वो डिस्प्लेस करी चैट जीपीटी को। यही कुछ मामला आप देख सकते हैं टिकटॉक के हवाले से भी, उस पर भी बातचीत होती रही है कि या तो इसको बैन कर दो या फिर माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीद ले। तो चाइना नेक टू नेक नहीं जा रहा है इस वक्त अमेरिका से, मगर कुछ चीज़ों में उनसे आगे भी है और इस वजह से अमेरिका काफ़ी परेशान है। जी मियाँ साहब, अब हम दोबारा रब्ता करते हैं जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान, बड़ी अहम हमें वो इतलात फराहम कर रहे थे। मगर साहब मीनवाइल चूँकि हमें मौका मिला है तो ये तो पूरी दुनिया के जो माशी खदोखाल हैं ये बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और हमें ये लगता है कि ये टेक वॉर में जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बाज़ जगह पर वो नेक एंड नेक नहीं है बल्कि वो उसको पीछे भी छोड़ के जा रहे हैं, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये डीप सीक है। और जो उसने अच्छी बात की उस नौजवान ने, वो बड़ा यानी एक नौजवान आदमी है और पता नहीं मुश्किल सा नाम है उनका, ली फैंग, कि वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, तो वो ये कह रहा है कि मैंने ये इंसानियत के लिए किया है। और मियाँ साहब एक और बड़ी बात है जो मैं डॉक्टर साहब से अगर बात होती है तो मैं पूछता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ी बेड़ियाँ हैं कि भाई वो उसको आप बजाय फलाए इंसान के लिए या इंसानियत के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है चाइना का ये नौजवान जो कह रहा है कि मैंने इसे प्रॉफिट को सामने रख के नहीं बनाया। तो बाकी तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो प्रॉफिटीरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम इतने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। साहब देखें, टेक्नोलॉजी की वार तो है इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है वो प्रॉफिट के लिए या टेक्नोलॉजी जो है वो फलाह बहबूद के लिए नहीं किसी और तरह के लिए यूज़ हो रही है, और दोनों मुल्कों के दरमियान बल्कि दुनिया के दरमियान इस तरह है जैसे जंग लगी हुई। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पर बात कर लें थोड़ी सी सर। पाकिस्तान तो हम तो सोलराइजेशन से नहीं निकल पा रहे। आज वजीर बात तदबीर ने एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है, वजीर तवानाई ने कायद साहब उन्होंने कहा है कि जो 2.25 लाख लोग हैं जो नेट मीटरिंग करते हैं सोलर की, वो 2 करोड़ लोगों पे हैवी हो गए हैं और 103 अरब रुपए का बोझ उन पे पड़ रहा है। और जो हुकूमत 19 रुपये 38 पैसे फी यूनिट में बिजली देती है सोलर से लेती है, सोलर नेट मीटरिंग से, वो भी उनको बोझ लग रहा है। हालांकि आपने देखा कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट है उसके 2000 अरब रुपए दिए जाते हैं सालाना, और हुकूमत जो है वो सिर्फ 19 रुपये 38 पैसे नेट मीटरिंग वालों को देती है और 45 रुपये 6 पैसे का यूनिट जो है आम सार्फिन को देती है। अब जो 19 रुपये है उसमें 10 लाख रुपया एक लगाकर 5 किलोवाट का जब सोलराइजेशन का प्लांट लगाता है तो उससे जो है वो उसकी जो पे बैक है उसका वो 4 साल में ही होता है। और आज वजीर बात तदबीर फरमा रहे थे कि नहीं वो 1 साल में होता है। अब हुकूमत ग्रास मीटरिंग पे जाना चाह रही है और ग्रास मीटरिंग पे 9 रुपए में आना चाह रही है। तो क्या कायद साहब हुकूमत सोलराइजेशन की हौसला शिकनी कर पाएगी? क्या हुकूमत जो है सोलराइजेशन को खत्म कर पाएगी? क्योंकि हर घर पे अगर प्लांट लग गया, उन्होंने अपनी बैटरियां ला के लगा ली, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? मियां साहब मैं आपको अर्ज करूं, उन्होंने कहा ना जी कि हम गरीब आदमियों का बड़ा दुख था, मैं समझता हूं हमारा भी दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उनके दर्द दिल को देखकर। हजूर $18 बिलियन पे 24 करोड़ लोग आपको पालते हैं UNDP के मुताबिक। 850% आपने MPAs की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उधर भी बढ़ा रहे हैं आप, और बेगिंग बाउल हमारे हाथ में है। और $18 बिलियन डॉक्टर हफीज पाशा ने यहाँ पे ये फिगर दी थी कि, और उसमें ये कहा था कि ये रिपोर्ट उन्होंने खुद बनाई है जो उनके शागिर्दों ने बनाई है, गालबन, मैं गालबन कह रहा हूँ मुबैना तौर पर, वो $23 बिलियन। तो उधर आपका दिल पाश पाश नहीं होता। ये जब ये सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं जो वजारतों में जाके हाउसिंग सोसाइटियां बनाई हुई हैं, आधे से ज्यादा लोग है कि कूलिंग के लिए 9,000 मेगावाट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर 9,000 मेगावाट सोलराइजेशन से निकल जाएं, वो इस्तेमाल कर लिए जाएं, बाकी सस्ती बिजली इंडस्ट्री को दे दी जाए। हुकूमत कहती है कि 27 रुपए में फी यूनिट इंडस्ट्री को बिजली दे सकते हैं, 22 रुपए का घरेलू सार्फिन को दे सकते हैं। मियां साहब मुमकिन तो है ना कायद साहब? मियां साहब आप 40-45 हज़ार के आपने लगा दिए मेगावाट के, इस्तेमाल 20,000 18,000 होनी है, बाकी के पैसे नहीं देने हमने। और ये क्यों लगाई गई ओवर कैपेसिटी जब आपके पास तारें नहीं थी बिजली गुजारने के लिए? तो क्या हम ये समझने में हक बजानब नहीं है कि इनको खोलो, इनको खोल के सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ, इनका वो करवाओ, फोरेंसिक ऑडिट कराओ और पता कराओ ये क्या, ये माशाल्लाह दयानतदारी के ये जो मीनार हैं इनको जरा नंगा करो, इनके पर्दे जरा नीचे करो, तो पता चले कि ये बिजली की इस बर्बादी ने 2 चीजें खा गई इस मुल्क को। एक आपकी हाउसिंग सोसाइटियां खा गई, ये जो आज उनके पीछे जा रहे हैं, जो बड़े आजकल परहेजगार और कुरान पाक हाथ में रख के वो माशाल्लाह हमें बताते हैं अपनी दयानतदारी की कहानियां, जो यहाँ पे महल बांटते फिरते थे और फिर मलीर में जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। खोलें
ये क्योंकि नंगे तब ही होते हैं जब ये आपस में लड़ पड़ते हैं, और जब आपस में बाहम इकट्ठे होते हैं तो मिलके हमारी खाल खींचते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये हमारे दुख में इतने परेशान ना हो साहब। टैक्स के बारे में भी IMF रुकावट है और जो रिलीफ है उसके बारे में IMF रुकावट है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ती हैं या बढ़ गई हैं या गाड़ियां जो खरीदी जा रही हैं 1087 गाड़ियां, उस पे IMF नहीं बोलता। और हजूर मैं तक किया सी ना, जो आपकी परफॉर्मेंस है आपके अपने वजीर मौसूफ के मुताबिक तो सालम टांगा ना करा के दी ऐसी। मतलब ये है कि आप जितनी बड़ी रुकावट हैं खुद वजीर मौसूफ कह के गए हैं, उनका बयान रिकॉर्ड पे है कि जी ये नहीं होने देते, FBR मेरे अंडर है तो वो आप होने नहीं देते। गाड़ियां आप 1000 वो ले लेते हैं, 18 बिलियन डॉलर जो है और प्लाट आपको मिलते हैं। आपकी पेंशन जरा देख, आवाम की, गरीब आदमी की पेंशन के पीछे पड़े हुए हैं, और जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है उसकी पेंशन देखें 80-80, 90-90%। और फिर ये मुझे बताएं कि 30-30 लाख का प्लाट जो है 30-30 लाख रुपए में लेके प्राइम प्रॉपर्टी कहां बिकती है? इस तरह ना करें। और इधर देखें सैनिटरी वर्कर्स ऑन स्ट्राइक की मुल्तान में अभी आपने एक बात फरमाई थी कि 45,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, हम उतना पैदा नहीं कर पा रहे और उसकी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक मैं खबर देता जाऊं कि IJSAP एक प्लान है हुकूमत का जो कि मंजूर हो चुका है, उसके तहत नए पावर प्लांट्स आ रहे हैं जो कि 9,000 मेगावाट के हैं। हम 9,000 मेगावाट अपनी कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं। काजी साहब क्यों लगा रहे हैं यार? जमा 9,000 मेगावाट, फिर हम पिछले तो बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला मुल्क बन जाएंगे। मियां साहब पिछले तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। अभी हम ये खबर चला रहे हैं, ये देखें। आज आप दूसरी खबर दूं, डॉन की खबर है PIC में। मैंने एक सीनियर डॉक्टर, उनका नाम नहीं लेता, उनसे बात की कि वहां पे जो आज स्ट्राइक चल रही, 2 दिन से PIC पंजाब में वो डॉन लिखता है, आसिफ महमूद गालिबन आसिफ की खबर है कि जनाब हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। यंग डॉक्टर्स ने ये क्लेम किया है कि आके हमारे जो अटेंडेंट है मरीजों के, वहां उन्हें कहते हैं जाओ बाजार से दवाइयां लेके आओ, और वो हमसे लड़ते हैं। और वहां अंदर की मैंने खबर पता की है कि जो रिसेंटली जो लड़ाई है, वो लड़ाई ये है कि जो नए चेयरमैन लगाए गए हैं, जो कि एक यहाँ से उनकी नेशनैलिटी भी गालिबन यहाँ की नहीं है, और यहाँ की जो DG है ये उनके ऊपर लड़ाइयाँ, नीचे लड़ाइयाँ, मरीज रुल गए। तो ये, और लेकिन उधर हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उधर हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, और यहाँ लोग ट्रीटेबल डिजीज से मर जाते हैं, और लोग नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेके एड़ियाँ रगड़ के मर जाते हैं। और हमारे दिल में दुख में कितना है कि देखें ये हम नेट मीटरिंग नहीं करने देंगे क्योंकि हम 2 करोड़ लोगों का हमारे दिल में बड़ा दर्द है। कुछ राइट साइजिंग भी हो रही है। आज 2 बड़े खबरें हैं, उसमें DG FIA जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं और IG KP के तब्दील कर दिए गए हैं। कोई बड़ा होने वाला है लगता है मुझे, कोई शायद मलक रियाज साहब जो हैं उनके बारे में भी ये बात आ रही है कि FIA को खत लिख दिया गया है कि उनको इंटरपोल से लाया जाए। तो क्या DG FIA की तबादला जो है वो इस की कड़ी है, या जो कहा जा रहा है कि उन्होंने वो इंक्वायरी पर अमल दरामद नहीं किया जो इमिग्रेशन के हवाले से जो पाकिस्तानी वहाँ पर डूबे, उनके जो जिम्मेदारान थे FIA में बड़े अफसर, उनके खिलाफ उन्होंने इंक्वायरी जो हुई थी उन पर अमल दरामद नहीं किया। ब्रेक पे जा रहा हूं, इसलिए उनको तब्दील कर दिया गया। मैं तो सिर्फ ये कहूँ कि मुझे एक ब्यूरोक्रेट की आज फ़ोन कॉल आई, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ मियाँ साहब, मलक रियाज साहब माशाल्लाह कितने शफाफ इंसान हैं, और बहुत से लोग इसमें जो मारे गए थे, हम कहते हैं वो भी हमसे रब्ता करके बताएं कि जिन्हें जो है वो फाइलें पता नहीं क्या हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि ये इस पर हम बात करते रहे हैं। बहरहाल मुमकिन है अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, मगर खोलें तो सही, पर्दा तो हटाएं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं फ़लस्तीनियों से गज़ा की पट्टी खाली करवाई जा रही है, और हम वी आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर एज आई पॉइंटेड आउट कि हम खुश करना चाहते हैं मैन इन दी वाइट हाउस। तो ये क्या कहानी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजिया नगार जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, हम 2 इश्यूज़ पे आएंगे। एक तो ये एक तरफ तो ट्रंप ये क्रेडिट ले रहे थे कि ये बाइडन ने नहीं उन्होंने किया, और उन्होंने ही किया करवाया अपने एक दोस्त प्रॉपर्टी टाइकून से जिसने गालिबन झाड़ पिलाई कतर में इसको इजरायली प्राइम मिनिस्टर को। मगर साथ ही देखें तो जो पहला हेड ऑफ द गवर्नमेंट आता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो स्टेटमेंट देते हैं कि जी मैं गजा की पट्टी खाली करवाऊंगा। इतनी बम्बिंग तो खाली, ज़ाहिर है अमेरिका ही लड़ रहा था वो जंग, वो तो खाली नहीं हो पाई।
तो क्या व्हाट डू यू सी कि इसकी ये दोबारा से जंग का आगाज़ हो सकता है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप या आप मिस्र चले जाएं या आप जॉर्डन चले जाएं, फ़लस्तीनियों को कह रहे हैं जनरल साहब? जी काजी साहब देखें, मेरी नज़र में तो जंग जो है वो क्लासिकल अभी एंड नहीं हुआ जी, एक पॉज है। इसको मैं ऑपरेशनल पॉज समझ लें कि जंग के बीच में दिया गया, जिसपे पीस को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि यहाँ पे टॉक्स हों और पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। उस हद तक तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये जो अभी स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बेसिकली वो जब रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और वो कंडीशन जो पैलेस्टाइन की और खासतौर पर गाजा की जब बयान करते हैं, तो यहाँ पे एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी गाजा को रियून कर दिया गया है, या जेनोसाइडल वॉर के अंदर पूरे गाजा को तबाह बर्बाद कर दिया, वो रबल उन्होंने ढेर करार दिया जी उसको, और इस ढेर को साफ करने में टाइम लगेगा। लेकिन इनडायरेक्टली वो जो बात कर रहे हैं कि वो सीसी से और किंग ऑफ जॉर्डन से जो बात हो रही है कि जी पैलेस्टीनियंस को वो एक्सेप्ट करे, वहां पर बसने दे ताकि वो बेहतर लाइफ फिलहाल गुजार सके, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस थी। और आई एम श्योर कि इजराइल, हमास भी, फलस्तीन भी, ईरान भी, इवन जॉर्डन ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना जी, क्योंकि वो दे आर नॉट इन अ पोजीशन कभी रिफ्यूजीज। और दूसरा ये कि अगर गाजा से ये लोग चले जाते हैं तो गोया आप ये क्लेम कर रहे हैं, आप ये इस तरफ बढ़ रहे हैं कि गाजा इज विद इजराइल। गाजा को री-एस्टैब्लिश तो अभी किया जा सकता है, या अभी एफर्ट शुरू की जा सकती है। इस वक्त तकरीबन 3 लाख लोगों ने वापस गाजा के बीच में आना है, और नॉर्दर्न गाजा की तरफ जो मूवमेंट हो रही है इजराइल ने उसको भी रोक दिया है। तो ये सर जो ट्रंप चाह रहे हैं कि गाजा को खाली कराया जाए, और गाजा खाली कराकर जो वहां पर लोग हैं फलस्तीनी उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए, मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया जाए, तो ऐसा मंसूबा तो नहीं है कि फलस्तीनियों को वहां से निकाल कर ये किस्सा ही खत्म कर दिया जाए और जो ग्रेटर इसराइल है उसके प्लान पर आगे बढ़ा जाए और अमेरिका उसका साथ दे रहा है? जी बिल्कुल मियां साहब, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की है जी। यही मैं भी अर्ज कर रहा था कि ये एक फियर है, ये एक फियर होगा और ये एक नॉन स्टार्टर है जी। इसका इंप्लीमेंट होना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। वो कि उन्होंने क्लेम किया है कि प्रेसिडेंट सीसी ने भी और किंग ऑफ जॉर्डन दोनों ने एक्सेप्ट किया कि जी वो इसको करेंगे। वो अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि दे आर माय फ्रेंड्स, तो वो जरूर इसको करेंगे। और अगर उन्होंने इस पे एग्री किया है तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस जी। अच्छा जन साहब, एक और हवाले से आपसे गाइडेंस चाह रहा हूँ। जन साहब, हमने वियतनाम देखा, हमने उसके बाद जो है अफगानिस्तान देखा, और फिर उसके बाद हमने इराक भी देखा। अब वो आपको याद होगा ऑपरेशन शॉक एंड ऑ, जो कि अमेरिका को ले बैठा, और आज जो उसको कह रहे हैं कि एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी हो रहा है। तो आई थिंक दीज वार्स आर, कहाँ समाज बर्बाद तो हो जाते हैं, फतह नहीं होते। तो आप एग्री करेंगे कि जो हमास में सुना है कि 15 से 20 हज़ार लोग और शामिल हो गए हैं, और इजरायली ब्रिगेडियर कह रहे हैं कि नाउ दे आर फर्दर अ फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है। तो ये जंग तो हो सकती है, मगर खाली वाली बात तो आज तक हमने नहीं सुनी। जनाब जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा कहा था कि अब ये जो एनिमिटी है जी, ये नफरत जो है ये खून में चली गई है जी। और जब भी आप देख लें 1982 में जब ये वॉर हुई थी, तो उसके बाद के ये फिनोमिना है, ये हमास भी उसी के बाद का फिनोमिना है। उसके बाद जो दूसरे भी सिमेट्रिकल फोर्सेस ने जन्म दिया, ये उन्हीं फिनोमिना के बाद है। तो जब जुल्म बढ़ेगा, जब एक चीज कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं होगा, तो ये इस तरह के और फिनोमिना होते रहेंगे जी। रेजिस्टेंस तो जारी रहेगी, और जब ये खून में चली जाती है टिल द टाइम, दैट्स व्हाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रंप जो है उनको बेसिकली जो एंड स्टेट है फलस्तीन की, पहले वो डिफाइन करनी होगी कि वो यहाँ की इस रीजन की जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, या जो भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, कि ये हमारा फाइनल एंड स्टेट है। इसकी तरफ हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेंगे, और फेज 1 में ये हमने किया है, ये जो अभी सीज फायर किया थी, इसको हमने किया है। तो अगर जब तक वो एंड स्टेट की देखे ना, अभी वो इमीडिएट जो आज का दिन है या अभी जो इमीडिएट सिचुएशन है, उसके ऊपर अगर कोई सॉल्यूशन देंगे तो वी विल हैव पूरी दुनिया। जनरल साहब देखिए, टेक्नोलॉजी की सर दौड़ है, और टेक्नोलॉजी वार में देखने में ये आया कि ट्रंप जो है वो दुनिया को कह रहे हैं मेरा असला खरीदो। उसने इंडिया को भी कहा, मोदी से भी बात की कि मेरा असला खरीदा जाए। दूसरी जानब देखने में ये आया है कि उनका F-35 जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। टेक्नोलॉजी तो उनकी फिर जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो क्या आप समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का इस तरह का दौर है और वार लगी हुई है, तो इंडियन असला जो है वो उसकी फरोख्त में कमी आएगी, और दूसरी जानब जो टेक्नोलॉजी चाइना की है वो बढ़ती जा रही है और चाइना लीड करेगा?
जी देखिए, अमेरिकन तो अपना उनका जो हमें सबको स्टडी करने की जरूरत है, जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उनका सिस्टम है कि उसके बीच पे मिलिट्री की ये सेल परचेज और इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये एक परमानेंट एक चीज रहेगी जी। अब ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो ट्रम्प जो है वो इंडिया को एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो उनसे असला खरीदें टू मैच अप विद चाइना। चाइना के मुकाबले में वो उसको खड़ा करना चाह रहे हैं चाइना को, क्योंकि वो कंपिटिटर है। उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो रोल दिया गया है वॉच डॉग का, वो इसलिए दिया गया है कि वो चाइनीज कंटेनमेंट में अपना अहम रोल अदा करें। तो वो ऑफ कोर्स जो अपनी टेक्नोलॉजी है इंडिया की, आपने देखे होंगे कि उनके जो ड्रोन्स का भी सिस्टम है, जो बाकी भी सिस्टम्स आए हैं, उनके वो क्लेम बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं अपनी प्रोग्रेशन के, अपनी टेक्नोलॉजी के हाई फाई होने के क्लेम्स बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड दे आर फॉर बिहाइंड। लेकिन सर चाइना की टेक्नोलॉजी तो बड़ी एडवांस हो चुकी है। उन्होंने तो 6th जनरेशन वार जो टेक्नोलॉजी के जहाज जो है वो बना लिए हैं, और दूसरी जानब अगर अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका तैयारे जो हैं वो गिर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका के पास तैयारे हैं या चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, पर चाइना की टेक्नोलॉजी तो उससे अमेरिका से ज़्यादा जो है एडवांस है, तो फिर चाइनीज़ जो असला है वो उसकी आप मंडियों में फ़रोख्त जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए जी, ये जो असला की फरोख्त होती है ये डायरेक्टली एक मिलिट्री, इवन दुनिया का कोई भी मुल्क जब भी असला खरीद रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट अनफॉर्चुनेटली आई से खासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो वर्ल्ड पावर्स होती है, खासतौर पे अमेरिका, ये अपना कोई ना कोई रोल अदा करता है। अब जब भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान या इस जैसा मुल्क जब रशिया के साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है तो सैंक्शंस की सूरत में, डिप्लोमेटिक कोर्जन की सूरत में, प्रेशर्स की सूरत में, पॉलिटिकल प्रेशर्स की सूरत में आपके ऊपर कदमें लगा दी जाती है जी। अभी लाइक रशिया की बहुत सारी ऐसी फर्म्स है, मोर देन 480 फर्म जो बैन कर दी गई है जी। तो वो जो भी असला, अभी ये देखें टर्की से जब इंडिया ने कोई चीज खरीदी, रशिया से सॉरी, जब S-400 इंडिया ने खरीदे थे उन पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन पाकिस्तान ने अगर अपने कोई इंजन भी रिपेयर करने हैं या कोई छोटा सा भी असला का उनके साथ डील करनी है तो सीरियसली उसको हैम्पर किया जाता है। तो दिस इज हाउ दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क्स। इस पे तो जब तक अप्रूवल ना आए अमेरिका की तरफ से या बड़े मुल्कों की तरफ से, तो कोई ना कोई इसमें रोड़े अटकाते रहेंगे। अभी आपने चाइना के साथ जो कंपनीज है हमारी, जो हमारे कुछ हमें हेल्प करती हैं या जहाँ से हम कुछ थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिलती थी, मिसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चाइनीज उन कंपनीज को बैन कर दिया जाता है, पाकिस्तान की कंपनीज को बैन कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये अपना। अच्छा जल साहब, ये फरमाइए कि मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि वहाँ तो 6 कंपनीज है ना, जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आप कह रहे हैं, चाइना में क्या सिस्टम है? रशिया में तो मैं पढ़ रहा था कि कंसोर्शियम है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो तमाम असला डेवलपमेंट और उसकी प्रोडक्शन करता है। क्या चाइना अपना असला स्टेट सेक्टर में बना रहा है, पब्लिक सेक्टर में? जी देखिए, उनके जो प्राइवेट सेक्टर भी इवन है वो फंक्शन अंडर स्टेट ही करता है जी। और कोई भी जो भी मुल्क होता है जी, उसके जो असला के, स्पेशली वॉर के जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, वो एक सिस्टम के तहत ही डील्स उनकी की जाती हैं। तो स्टेट कंट्रोल है जी, बिल्कुल वहां पे ऐसे नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल्स अपना असला बना रहे हैं और वो इंडिविजुअल वो डीलिंग्स कर रहे हैं, या बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, इस तरह का कोई, या बी टू गवर्नमेंट, कोई इस तरह की चीज नहीं है। इट इज ऑल स्टेट कंट्रोल। हाँ, उनके प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, वो उसी स्टेट के अंडर ही फंक्शन करते हैं। और अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान सुना है दे आर कमिंग टू टर्म्स, और हमने कोई प्रेशर एक्सर्ट किया है किसी फ्रेंडली मुल्क से, और कुछ मामलात वहाँ हमारे बेहतर होते नजर आ रहे हैं जो पहले बड़े कशीदा होते जा रहे थे? जनरल साहब जी, वो देखिए दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है काजी साहब। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डायलॉग को एस्टेब्लिश रहना चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इतनी मजबूरी हो गई है पाकिस्तान की कि अनफॉर्चुनेटली जो मिलिट्री एक्शंस भी हुए अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी एक मजबूरी की सूरत में किया। हमें अफगानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हमने उनके लिए सेक्रीफाइस किया, सब किया है। अबूरी हुकूमत को अभी समझने की जरूरत होगी। लेकिन मैं काजी साहब आपके प्रोग्राम के वसातत से ये जरूर कहना चाहूंगा कि डेटरेंस इन ऑल फील्ड्स, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री में हमें इस्टेब्लिश करनी है, वरना हमारा अफगानिस्तान के साथ जो अमन है ये एक चैलेंज ही रहेगा। जनरल साहब, it is always a great pleasure to have you on the show. Thanks very much for enlightening us on these very complex issues in a very simple way. नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, चीज़ों को समझने की कोशिश की। कल फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।